So after safe selective catalysis, next portion will continue is enzyme catalysis. Although एक portion still आपके मेंस के सिलेबस में या नीट के पेपर दोनों में आता है, so it is important and much relevant to your course, तो उसको ठीक से फॉलो करना है. तो start with the first term. सबसे पहले आपको लिखना है एंजाइम्स क्या होते हैं. Write down enzymes are complex nitrogenous organic compounds which are produced by living plants and animals. Enzymes are complex nitrogenous organic compounds which are produced by living plants and animals. तो आप जानते हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जो भी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यूज करते हैं, बायोकेमिकल कैटलिस्ट यूज करते हैं, उन सारे कैटलिस्ट को हम लोग एंजाइम कैटलिसिस कैटेगरी में काउंट करते हैं. ठीक है, ओके. तो पहले पॉइंट में यही लिख लेना है. एंजाइम्स आर द कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. दे आर यूजुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हायर मॉलिक्यूलर मासेस एंड फॉर्म्स कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर. इसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर वेरी इफेक्टिव कैटलिस्ट, catalyzes numerous reactions, especially those connected to the natural processes. And the last point important is the enzymes are thus termed as biochemical catalyst and phenomenon is known as biochemical catalysis. जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं उनको कैटलाइज करने के लिए जो सब्सटेंसेस या नाइट्रोजनस कंपाउंड्स यूज होते हैं उनको हम लोग टेक्निकल टर्म में एंजाइम्स बोलते हैं. डेफिनेशन लिखना है तो मैंने आपके लिए नोट लिखा हुआ है, दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम योर बुक, आप एग्जैक्टली इसको नोट कर सकते हैं. अदरवाइज दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लिख लेना है. एक तो एंजाइम्स जो है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, हायर मॉलिक्यूलर मास के प्रोटीन्स होते हैं, वाटर के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं और ये इफेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं डिफरेंट नेचुरल रिएक्शंस के लिए या जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस लिविंग बॉडीज में परफॉर्म होती है. इसलिए इस एंजाइम की कैटेगरी को हम लोग बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी बोलते हैं और इस फिनोमेनन को बायोकेमिकल कैटालिसिस बोला जाता है. ओके. इसके बाद देखो कुछ इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, उसकी मैंने टेबल नीचे मार्क करी है, आप इनको ठीक से लर्न करेंगे. बेसिकली इसमें दो बातें लर्न करनी है. सोर्सेज आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, तो सिर्फ रेलेवेंसी के लिए लिखा हुआ है. मेन फंक्शन है कि कौन से एंजाइम से कौन सी एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है ये आपको मार्क करना है. सो लेट्स से सबसे पहला मैंने एंजाइम लिखा इन्वर्टेज. सो इन्वर्टेज का फंक्शन है कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज टू ग्लूकोज और फ्रक्टोज. Zymase is used to convert glucose to ethyl alcohol and carbon dioxide. Diastase is from starch to maltose. Maltase is from maltose to glucose. Urease is for urea to ammonia and carbon dioxide. And last one is pepsin, which is for protein to amino acid. अब देखो वैसे तो सब इम्पोर्टेंट है, बट अगर बिल्कुल प्रिसाइज मोड में चलें तो इसमें देखो जो दो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक डायस्टेज और एक माल्टेज. क्योंकि बाकी सब क्या है कि आप ज़्यादातर कॉमन एंजाइम से जो पता रहता है, उसमें डायस्टेज थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि डायस्टेज का काम होता है कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू माल्टोज और माल्टेज का काम होता है माल्टोज टू ग्लूकोज. तो नॉर्मली लोग माल्टेज के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं और वो स्टार्च टू माल्टोज में मार्क कर देते हैं, इसलिए थोड़ा सा रेलेवेंट है. अदरवाइज तो सिंपल है, आप ठीक से लर्न कर लीजिएगा. कॉमनली डायस्टेज और माल्टेज में कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको ठीक से लर्न कर लेना है. डायस्टेज इज कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू माल्टोज एंड माल्टेज इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ माल्टोज टू ग्लूकोज. ठीक है, ओके. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट. तो देखो नॉर्मली जो कैटलिस्ट होते हैं उनके केस में क्या होता है कि इनकी इफिशिएंसी और स्पेसिफिक नेचर एक सर्टेन रेंज तक होता है, बट एंजाइम कैटलिस्ट इस कैटेगरी में बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक और बहुत ही ज़्यादा इफिशिएंट होते हैं. अगर मतलब इंजीनियरिंग के टर्म में बोलूँ या कॉमन टर्म में समझे तो नॉर्मली जो प्रोसेस बहुत इफिशिएंट होता है वो जनरली स्पेसिफिक नहीं होता और जो बहुत स्पेसिफिक होता है वो जनरली इफिशिएंट नहीं होता. मतलब अगर कोई परफेक्शन से काम कर रहा है तो उसके बल्क प्रोसेस में बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और कोई बहुत बल्क वर्क कर रहा है तो उसकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. बट एंजाइम कैटालिसिस के साथ ऐसा नहीं होता. एंजाइम कैटालिस्ट दोनों कैटेगरी में एकदम सुपर्ब है. उसकी इफिशिएंसी भी बहुत हायर होती है और स्पेसिफिक नेचर भी बहुत हायर है. ये दोनों पॉइंट सबसे पहले मार्क करने. सबसे पहले कैरेक्टर में लिखिए मोस्ट इफिशिएंट या मोस्ट हाईली इफिशिएंट. अगर आपको एग्जांपल से ये बात समझनी है तो एक एंजाइम मॉलिक्यूल
अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स को 1 मिनट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और तो उतना रेलेवेंट एग्जांपल नहीं है, करेक्टरिस्टिक्स में सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट मालूम होना चाहिए। तो पहले पॉइंट में बस सिंपली इतना ही लिख लो, मोस्ट हाईली एफिशिएंट। अगर आपको इसको थोड़ा एग्जांपल से समझना है तो मैंने आपको बताया कि जनरली जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका एक मॉलिक्यूल लगभग लगभग 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स को 1 मिनट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। सो स्पीड इज सो हाई। सो मोस्ट हाईली एफिशिएंट फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड टर्म लिखना है हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। हाईली स्पेसिफिक का मतलब होता है कि जो भी एंजाइम जिस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए यूज होता है वो कोई दूसरा फंक्शन फॉलो नहीं कर सकता। मींस दे आर वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट अबाउट देयर फंक्शन। जैसे अगर आप ऊपर वाले एग्जांपल को देख लो, डायस्टेज जो है वो स्टार्च टू माल्टोज कन्वर्ट कर रहा है बट वो आगे का कन्वर्जन नहीं कर सकता। और माल्टेज जो है वो माल्टोज टू ग्लूकोज कन्वर्जन करेगा बट पीछे वाला कन्वर्जन नहीं कर सकता। या अगर जैसे अगर ह्यूमन डाइजेशन से आपको समझाएं तो हमारे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के जो एंजाइम्स हैं वो अलग हैं और प्रोटीन डाइजेशन के जो एंजाइम्स हैं वो अलग हैं। तो प्रोटीन वाला एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में कोई इफेक्ट नहीं डालता और जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में एंजाइम जो है वो प्रोटीन डाइजेशन में कोई इफेक्ट नहीं डालता। दे आर वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट देयर फंक्शन। ऐसा हो सकता है कि एंजाइम फंक्शन करना बंद कर दे बट वो ऐसा नहीं कर सकता कि किसी दूसरे सब्सटेंस को कैटलाइज कर दे। सो दे आर हाईली इफिशिएंट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि 1 मिनट के अंदर एक एंजाइम मॉलिक्यूल अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। एज कंपेयर टू दैट दे आर अगेन हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। जो जिस कैटलिस्ट का फंक्शन है वो वही काम करता है। ठीक है। तीसरा पैरामीटर जो है जो इसके फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करता है वो ध्यान से बात करना है। सो जनरली एंजाइम कैटलिस्ट आर ऑपरेशनल एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो इसमें लिखिए हाई shows high activity shows high activity at optimum temperature। और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है नॉर्मली ये हमारे रूम टेम्परेचर से लेके ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर तक काम करता है। तो रूम टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस विच इज 298 केल्विन टू ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर विच इज 37 डिग्री सेल्सियस दैट मीन्स 310 केल्विन। तो ज़्यादातर एंजाइम्स जो है उनकी एक्टिविटी जो है वो हाईएस्ट होती है इन बिटवीन रूम टेम्परेचर टू ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक। अगर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से सिग्निफिकेंटली हायर कर दें तो भी एंजाइम का फंक्शन वीक हो जाता है। और अगर हम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से सिग्निफिकेंटली लो कर दें तो भी एंजाइम्स के फंक्शन वीक हो जाते हैं। यह चीज़ को आप बायोलॉजिकल रिएक्शन से समझ सकते हो। जैसे बैक्टीरियल इफेक्ट की अगर बात समझाई जाए तो वो भी इसी तरीके से काम करता है। तो मिल्क के केस में अगर आप एग्जांपल ले लो, मिल्क को अगर हम 60 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर दें तो भी उसमें बैक्टीरियल एक्शन लगभग मिनिमम हो जाता है। और उसी को अगर हम फ्रिज में रख दें अप्रोक्सीमेटली 4 डिग्री सेल्सियस पे तो भी सेम फंक्शन होता है। तो बायोलॉजिकल रिएक्शंस में क्या है, टेम्परेचर के साथ सेंसिटिविटी में दोनों केस मार्क करते हैं। बहुत लो टेम्परेचर पे फंक्शनल नहीं होता और बहुत हाई टेम्परेचर पे भी फंक्शनल नहीं होता। आपको केमिकल काइनेटिक्स के टाइम पे मैंने बायोलॉजिकल रिएक्शंस के बताया था। केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करता है बट बायोलॉजिकल रिएक्शंस में आपको स्पेसिफाई करा था कि एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से पहले रेट इंक्रीज करता है और फिर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद फिर से डिक्रीज करना शुरू कर जाता है। तो देयर इज अ टेम्परेचर रेंज इन व्हिच देयर एक्टिविटीज आर मैक्सिमम। ठीक है। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर्थ पॉइंट में देखो जनरली एंजाइम कैटलिस्ट जो है वो एक ऑप्टिमम पीएच पे काम करते हैं। तो ये भी अगला पॉइंट लिख लीजिए, शोज हाई एक्टिविटी एट ऑप्टिमम पीएच। शोज हाई एक्टिविटी एट ऑप्टिमम पीएच। और अगर ऑप्टिमम पीएच की रेंज लिखनी है तो ये नॉर्मली 5 से 7 के बीच में वर्कआउट करता है। पीएच रेंज 5 to 7 के बीच में हमारे एंजाइम कैटलिस्ट का फंक्शन सबसे बढ़िया आता है। अब जस्ट लाइक अदर कैटलिस्ट, जैसे मैंने आपको कैटलिस्ट के केस में बताया था कैटलिस्ट प्रमोटर्स एंड कैटलिस्ट पॉइजन्स, वैसे यहाँ पे भी काम होता है। तो यहाँ पे कैटलिस्ट प्रमोटर्स जो होते हैं उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं कोएंजाइम्स या एक्टिवेटर्स। तो कोएंजाइम्स और एक्टिवेटर्स। तो जस्ट लाइक केमिकल कैटलिस्ट, जो कोएंजाइम्स और एक्टिवेटर्स होते हैं वो हमारे एंजाइम की कैटालिटिक फंक्शन को इंक्रीज करते हैं, डायरेक्टली रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करते हैं। तो इस प्रोसेस में नॉर्मली जो वाइटामिन होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। तो इन दिस कैटेगरी कॉमनली वाइटामिन एंड मिनरल्स आर यूज्ड। ठीक है। तो इन दिस कैटेगरी बेसिकली वाइटामिन
एंड मिनरल्स यूज होते हैं। मिनरल्स की कैटेगरी में जैसे Na+ है, Mn2+ है, Cobalt 2+ है, कॉपर है, एटसेट्रा। तो एग्जांपल्स भी लिख सकता हूँ। कॉमनली Na+, Mn2+, कोबाल्ट, कॉपर, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये अगर अगर सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट है तो एंजाइम की अपनी एक्टिविटी को एनहांस करते हैं। अब एंजाइम्स के केस में देखो, नेचुरली तो इनहिबिटर्स नहीं होते, या इसको पॉइजन्स भी बोल सकते हो। तो अगली कैटेगरी है पॉइजन्स और इनहिबिटर्स। सो पॉइजन्स एंड इनहिबिटर्स मतलब जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को वीक करेंगे। तो नेचुरली ऐसे सब्सटेंसेस नहीं मिलते, बट मेडिसिन में या जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं वो इस काम को कर सकते हैं। तो बहुत सारे ड्रग्स का फंक्शन इस प्रोसेस पर डिपेंडेंट होता है। सो ड्रग एक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन दिस phenomenon. Drug actions is related to enzyme inhibitors in body. Enzyme inhibitors in the body. तो अगर किसी भी आपको, जैसे मैंने बताया था ना, एक्टिवेटर्स एंड पॉइजन्स इन द केस ऑफ कैटलिस्ट, तो आपको बताया था कि एक्टिवेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने आप में कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करते, बट वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो वैसे एंजाइम कैटलिस्ट के केस में जो कोएंजाइम्स या एक्टिवेटर्स होते हैं वो जनरली वाइटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। तो किसी भी एंजाइम के फंक्शन को अगर इनहांस करना हो तो दैट कैन बी इनहांस विद द हेल्प ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स। मिनरल्स के केस में मैंने कॉमन मिनरल्स बताया, Na+, Mn2+, कोबाल्ट, कॉपर, एटसेट्रा। सिंपल एग्जांपल लर्न करना है। एंजाइम्स के केस में पॉइजन्स और इनहिबिटर्स भी यूज किए जा सकते हैं, बट कॉमनली जो नेचुरल पॉइजन्स या इनहिबिटर्स होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, बहुत रेयर होते हैं ऐसे समझिए। बट जो ड्रग एक्शंस होते हैं वो सब इसी फंक्शन पे काम कराए जाते हैं। बहुत सारे ड्रग्स का फंक्शन जो है वो एंजाइम्स के लिए इनहिबिटर्स की तरह काम करता है। तो अगर किसी एंजाइम का फंक्शन बॉडी में बहुत एनहांस हो रहा है या हमें उसे रेगुलेट करना है, तो मेनी ड्रग्स आर ऑफ दैट कैटेगरी जो बॉडी में एंटर करने के बाद एंजाइम्स के फंक्शंस को वीक करते हैं या उनकी एक्टिविटी को स्लो डाउन कराते हैं, और वो फिर ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। सो ड्रग एक्शंस इज रिलेटेड टू एंजाइम इनहिबिटर्स इन द बॉडी। तो बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनका ड्रग इनहिबिशन में यूज होता है। ड्रग्स, बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम्स के इनहिबिशन में यूज होते हैं। ठीक है, तो दीज आर सम कॉमन प्रॉपर्टीज। अब जो हमारे एंजाइम्स होते हैं उनका बेसिकली जो फंक्शन है, अगर इनकी मैकेनिज्म समझनी है कि काम कैसे करते हैं, तो उनकी मैकेनिज्म जो होती है वो की लॉक मैकेनिज्म से काम करती है। ये टेक्निकल टर्म है, बस वो लिख लीजिए। डायग्राम सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बनाया हुआ है क्योंकि बुक में दिया रहता है नॉर्मली। अदरवाइज सिर्फ इसमें एक टेक्निकल वर्ड आपको लर्न करना है, वो मैं लिखे देता हूँ। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ कैटलिसिस। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। और इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, की लॉक मैकेनिज्म। आपको अपने आंसर में ये कीवर्ड जरूर इंक्लूड करना है, या मेजॉरिटी टाइम जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ये टर्म ही बस आपको मार्क करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज की लॉक मैकेनिज्म। ठीक है, एंटीहिस्टामाइन ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारे एंटीहिस्टामाइन जो आप बोल रहे हो ठीक है, मतलब दैट इज आल्सो काइंड ऑफ फंक्शन। बट बहुत सारे ड्रग्स के फंक्शन है, मतलब अभी हम लोग ड्रग्स पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ यूनिट है या ऑर्गेनिक में, आपको ये चीज बताई जाएगी। तो वहां पे आप देखोगे बहुत सारे ड्रग्स के फंक्शन है वो अलग अलग तरीके से वर्कआउट कराते हैं। उसमें ड्रग इनहिबिशन का भी फंक्शन होता है। तो मैंने बताया कि जो एंजाइम्स के फंक्शन है वो की लॉक मैकेनिज्म की तरह होते हैं। ऊपर देखो एग्जाम्पल भी उसी तरीके से बनाया गया है। सो द फेनोमेनन इज कि जो एंजाइम है वो कैटलिस्ट है और रिएक्टेंट जो है वो सबस्ट्रेट है। तो जैसे मैंने आपको बताया था सेफ सिलेक्टिव कैटलिसिस, तो एंजाइम उसका बेस्ट एग्जांपल। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा एंजाइम है उसका एक पर्टिकुलर शेप है, और जो सबस्ट्रेट है उसमें पर्टिकुलर कैविटीज हैं। तो अगर हमारा एंजाइम का शेप सबस्ट्रेट की कैविटी में एग्जैक्टली फिट हो जाता है तो ही रिएक्शन वर्कआउट करती है। इसलिए एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है। तो उसके अपने स्ट्रक्चर पे ये चीज बहुत डिपेंडेंट होती है कि वो कौन सा एंजाइम किस सबस्ट्रेट पे काम करेगा। तो आप देखो ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने एक एंजाइम बनाया हुआ है, उसके एडजेसेंट में एक सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट पे जो कैविटी है वो उसकी एक एक्टिव साइट है। उस एक्टिव साइट पे एंजाइम रिएक्ट करा पहले,
और फिर उस मॉलिक्यूल को ब्रेक करके दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया और एंजाइम रिकवर हो गया. So this mechanism is called key lock mechanism because enzyme is as specific as key is specific for its lock. जैसे किसी एक पर्टिकुलर लॉक के लिए की स्पेसिफिक होती है, बिल्कुल वैसे ही एंजाइम्स अपना काम करते हैं. एंजाइम्स के केस में भी किसी भी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम बिल्कुल उतने ही स्पेसिफिक होते हैं जितने स्पेसिफिक एक लॉक के लिए की है. समझ में आया? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? सो एंजाइम कैटालिसिस बस एक पॉइंट लिख लीजिए, इट फंक्शंस इन अ मैकेनिज्म ऑफ की लॉक मैकेनिज्म. ठीक है. अब जैसे अगर इस चीज को स्टेप बाय स्टेप लिखना हो तो मैंने आपको एंजाइम जैसे नॉर्मल कैटालिसिस सिखाई थी वैसे यहाँ पे भी काम होगा. तो जो एंजाइम ई है वो सबस्ट्रेट एस से रिएक्ट करके पहले एक इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा, लेट्स से ES स्टार. अब जो ES स्टार बना वो ब्रेक करके फिर से अपना एंजाइम और प्रोडक्ट बना देगा. ये 2 स्टेप प्रोसेस हो गया. पहले स्टेप में एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा. यू मे राइट इट एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. जैसे मैंने नॉर्मल कैटालिसिस का प्रोसेस सिखाया था बिल्कुल वही प्रोसेस है, बट इसमें स्पेसिफिसिटी बहुत हायर है. तो एक एंजाइम जो है वो एक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके पहले ES स्टार बनाना व्हिच इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और फिर वो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो ब्रेक होके फिर से एंजाइम को रिप्रोड्यूस कर दे रहा है और प्रोडक्ट बना दे रहा है. इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बस मैंने आपको बताया कि दिस फंक्शन इज वेरी स्पेसिफिक एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ की लॉक मैकेनिज्म. राइट. तो ये चैप्टर का सेकंड पोर्शन हो गया व्हिच इज कॉल्ड कैटालिसिस. तो नेक्स्ट पोर्शन लिखेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन. तो देखो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग तीन तरीके के सब्सटेंस तीन तरह के टर्म्स यूज करते हैं. एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन और एक होता है सस्पेंशन. तो अगर आपने एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व कराया तो हमारे पास तीन तरह की पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं. एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन और एक होता है सस्पेंशन. So there are three terms: true solution, colloidal solution and suspension. तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है ये एक्चुअली में होमोजेनियस मिक्सचर होता है जो हम लोगों ने सॉल्यूशन के टाइम पे पढ़ा था. So true solution is a homogeneous mixture और जो कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन है ये एक्चुअली में हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है. ठीक है. सो ट्रू सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन आर हेटेरोजेनियस मिक्सचर. अब देखो अगर आपने किसी एक सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस में ऐड किया और ऐड करने के बाद जो मिक्सचर क्रिएट हुआ अगर वो होमोजेनियस मिक्सचर बन गया तो देन वी ट्रू सॉल्यूशन. और अगर वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर बिना तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है. इट कैन बी अ कोलाइडल सॉल्यूशन, इट कैन बी अ सस्पेंशन. अब इसको डिसाइड करने का जो तरीका है वो एक्चुअली में पार्टिकल साइज से है. ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें जो सॉल्यूट का पार्टिकल साइज है वो इतना स्मॉल होता है कि वो माइक्रोस्कोप से भी विजिबल नहीं होता. जैसे अगर आपने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया और उसके एक ड्रॉप को माइक्रोस्कोप के अंडर में आप रखोगे तो यू कैन ओनली सी वाटर, यू कांट सी शुगर. शुगर का पार्टिकल साइज इतना छोटा हो चुका है कि वो माइक्रोस्कोप से भी विजिबल नहीं है. राइट. अब दूसरा केस जिसमें आपने जैसे चॉक पाउडर को पानी में डिसॉल्व किया, तो अगर आप चॉक पाउडर पानी में डिसॉल्व करेंगे तो आप चॉक और वाटर दोनों अलग अलग नेकेड आई से विजिबल है, आप आसानी से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो वाटर. तो ऐसे केस को बोलते हैं सस्पेंशन और ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, इसमें होमोजेनिटी नहीं होती है. तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आपने सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस में ऐड करा और हेटेरोजेनियस मिक्सचर बना बट जो उसका पार्टिकल साइज है वो इतना स्मॉलर है कि नेकेड आई से विजिबल नहीं है बट माइक्रोस्कोप में विजिबल है, देन वी विल से इट कोलाइडल सॉल्यूशन. लेट्स से मिल्क. मिल्क के केस में जो फैट मॉलिक्यूल्स और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो डायरेक्टली आई से तो विजिबल नहीं है. अगर आप मिल्क एक ग्लास में भर के रख दो तो आप उसको होमोजेनियस जैसे ही दिखेगा आपको. यू कांट से वेयर इज फैट वेयर इज वाटर. बट अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे देन यू कैन सी क्लियरली देयर आर फैट मॉलिक्यूल्स, देयर आर वाटर मॉलिक्यूल्स. तो ऐसे फॉर्म को हम लोग बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन. समझ आया? तो कोलाइडल सॉल्यूशन एक ऐसा हेटेरोजेनियस मिक्सचर है जिसका पार्टिकल साइज इतना स्मॉल होता है कि डायरेक्टली नेकेड आई से विजिबल नहीं है बट इतना बड़ा होता है
जो माइक्रोस्कोप से विजिबल है। ठीक है, तो आपको कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेनी है। सो राइट डाउन अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो पहले डिफरेंस समझ में आ गया ना, ट्रू सॉल्यूशन में माइक्रोस्कोप से भी विजिबल नहीं होगा, पार्टिकल साइज इतना छोटा है, और ये होमोजेनस मिक्सचर होगा। कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन दोनों हेटेरोजेनस मिक्सचर हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज इतना बड़ा तो है कि माइक्रोस्कोप से दिखेगा, बट इतना बड़ा नहीं है कि नेकेड आई से विजिबल हो। सस्पेंशन वो डायरेक्टली नेकेड आई से विजिबल होगा। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज। तो आपको नेक्स्ट टर्म पहले लिख लेना है कोलाइड्स या कोलाइडल सॉल्यूशन। तो राइट डाउन कोलाइडल सॉल्यूशन को शॉर्ट में कोलाइड्स भी लिखा जाता है। तो राइट डाउन कोलाइड्स में लिखिए इट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर, it is a heterogeneous mixture in which one substance is dispersed, in which one substance is dispersed in which one substance is dispersed, और जो सब्सटेंस डिस्पर्स करा रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन, डिस्पर्स फेज। as a very fine particle as a very fine particle in another substance called dispersion medium। जैसे हमारे ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराते हैं ना, वैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज को डिस्पर्जन मीडियम में डिसॉल्व कराते हैं। तो यहाँ पे जो पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स फेज होता है वो 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, ये पॉइंट अलग से लिख लेना है। द रेंज ऑफ डायमीटर the range of diameter is in between 1 to 1000 nanometer। The range of diameters of dispersed phase the range of diameters of dispersed phase is between 1 to 1000 नैनोमीटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे एक्चुअली में कोलाइडल फॉर्म को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो कोलाइडल पार्टिकल्स के केस में जो पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स फेज है वो 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। और प्रिसाइसली लिखो तो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर्स। ओके, तो मैंने कोलाइड्स बताया। कोलाइड्स एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है जिसमें एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में डिसॉल्व करा रहे हैं। जिस फॉर्म को डिसॉल्व करा रहे हैं वो डिस्पर्स फेज है, इसमें डिसॉल्व करा रहे हैं उसको डिस्पर्जन मीडियम बोल रहे हैं। और डिस्पर्स फेज का जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के ब्रैकेट में आएगा। 1000 नैनोमीटर इज नथिंग बट 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन रेंज तक हमारी आई के अंदर विजिबिलिटी आ रही है। और 1 नैनोमीटर से छोटा हो जाएगा तो माइक्रोस्कोप से भी विजिबल नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे पास सबसे अच्छे माइक्रोस्कोप हैं वो PEM होता है, टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वो लगभग नैनोमीटर रेंज तक विजिबल बना देता है मॉलिक्यूल्स। तो नैनो पार्टिकल्स आर विजिबल। तो 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर की रेंज में जो सिस्टम आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कोलाइड्स। ठीक है, तो दो चीजें हुई, एक फेज जिसमें डिसॉल्व करा रहे हैं वो डिस्पर्जन मीडियम, एक फेज जिसको डिसॉल्व करा रहे हैं वो डिस्पर्स फेज। हेटेरोजेनस मिक्सचर है, दोनों फेजेस को आप अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हो। ट्रू सॉल्यूशंस में ऐसा नहीं होता है। ट्रू सॉल्यूशंस के केस में आपको बताया था कि एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, उसमें सॉल्यूट और सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराने के बाद
एक होमोजेनियस फेज बन जाती है। माइक्रोस्कोप के अंडर में भी आप दोनों फेज को अलग अलग नोटिस नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब देखो कोलाइडल सॉल्यूशंस को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, तो उसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है वो है बेस्ड ऑन देयर फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो उसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है दैट इज बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो आप देखो जो डिस्पर्स फेज है वो सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। बट इसमें अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इस लिस्ट में देखो गैस इन गैस नहीं है, बिकॉज गैस का गैस के साथ जब भी मिक्सचर बनाएंगे दैट विल ऑलवेज फॉर्म अ ट्रू सोल्यूशन, बिकॉज गैसेस के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है डिफ्यूजन। तो गैसेस हमेशा होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं, गैसेस के केस में कभी भी कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहली चीज जो नोट करनी है वो आप अलग से पहले नीचे बनाइए, बाकी टेबल अभी मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। इसमें आप ध्यान से देखो लास्ट पॉइंट गैस इन गैस इज नॉट देयर, solid solid is there, solid liquid is there, solid gas is there, liquid solid, liquid liquid, liquid gas, gas solid, gas liquid, सारे कॉम्बिनेशन है एक छोड़ के, दैट इज गैस इन गैस। तो इसको आप ध्यान से मार्क कर लो, गैस इन गैस या गैसेस नेवर फॉर्म गैसियस मिक्सचर, इसको ऐसे लिख लो गैसियस मिक्सचर always forms true solution gaseous mixture always forms true solution due to the property of diffusion, due to the property of diffusion। तो गैसेस के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है डिफ्यूजन, जिसकी वजह से गैसेस मिक्सचर हमेशा ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म होगा। तो कोलाइडल सॉल्यूशन कैटेगरी में गैस एंड गैस वाला कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो कॉमनली जो इसमें क्वेश्चन आता है वो तो ऐसे आता है कि इनमें से कोई भी एक टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल दे दिया और पूछ लिया किस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है, या फिर किसी भी टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल पूछ सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। दे में आस्क द एग्जांपल ऑफ जेल इज, दे में आस्क एग्जांपल ऑफ इमल्शन इज, या दे में आस्क एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन इज। तो जो भी एग्जांपल्स लिखे इनको ठीक से लर्न करना है। इसमें बस 2-3 इंपॉर्टेंट केसेस जो मैं आपको क्लियरली मार्क करा देता हूँ। सबसे पहला टर्म मार्क करना है सॉल्व, दूसरा टर्म जेल, तीसरा टर्म इमल्शन और चौथा टर्म फोम। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है बट अगर एकदम प्रिसाइज चला जाए तो मैक्सिमम इंपॉर्टेंस इज ऑफ दीज 4, सॉल्ट, जेल, इमल्शन एंड फोम। देखो सॉल्ट का तो नाम ही SOL है तो आसानी से समझ आएगा सॉलिड इन लिक्विड। तो अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है तो जो फॉर्म बनती है उसको बोलते हैं सॉल्ट। जेल जो है वो सॉल्ट का एग्जैक्टली अपोजिट है, जिसमें लिक्विड डिस्पर्स फेज होता है और सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम होता है। इमल्शन जो है उसमें दोनों लिक्विड होते हैं, लिक्विड डिस्पर्स एंड लिक्विड इमल्शन। और फोम जो होता है दैट इज गैस डिस्पर्स इन लिक्विड। सो सॉलिड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड एंड गैस लिक्विड, ये 4 फॉर्म है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सॉल्ट, इमल्शन और फोम में डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है डिफॉल्ट, और उसमें सॉलिड लिक्विड गैस है तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। जेल केवल अलग से याद करना है जो सॉल्ट का ऑपोजिट है। तो टेक्निक इज आप सॉल्ट, इमल्शन और फोम तीनों याद करो। सॉल्ट में सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, इमल्शन में लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड, फोम में गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। आसानी से याद हो गया। जेल का केस जो है वो सॉल्ट का ऑपोजिट है, उसमें लिक्विड डिसॉल्व इन सॉलिड है। तो सॉल्ट, जेल, इमल्शन, फोम, और फिर इनके टिपिकल एग्जांपल्स लर्न करने हैं। ये आपका सबसे पहले पार्ट में क्वेश्चन फ्रेमिंग का जोन है। अब यहीं पे 1-2 और टेक्निकल टर्म यूज होते हैं, वो भी मैं साथ में लिखे देता हूँ आपके बाद नीचे। तो वी यूज अ टर्म ओवर हियर एक्वासॉल। कुछ एक दो स्पेसिफिक टर्म है जो अलग से लिखे देता हूँ। तो एक्वासॉल या इसी को हम लोग कभी कभी
हाइड्रोसॉल भी बोलते हैं, तो ये दोनों ही नाम एक साथ लिख लो, एक्वासॉल ऑब्लिक हाइड्रोसॉल। तो एक्वासॉल ऑब्लिक हाइड्रोसॉल, तो सॉल अभी आपको समझाया, दिस इज सॉलिड इन लिक्विड। तो अगर हमारी डिस्पर्जन मीडियम हमेशा वाटर ले ली जाए तो उसको एक्वासॉल या हाइड्रोसॉल बोलते हैं। तो इट्स अ सॉल, तो इट इज अ सॉल हैविंग water as dispersion medium, having water as dispersion medium। तो अगर किसी भी कोलाइडल सोल्यूशन के सॉल्व फॉर्म में वाटर एज अ कोलाइडल सोल्यूशन, वाटर एज अ डिस्पर्जन मीडियम लेंगे तो उसके लिए एक अलग टर्म है एक्वासॉल या फिर हाइड्रोसॉल, ये अलग से याद रखना है। वे में यूज एक्वासॉल और हाइड्रोसॉल। यहीं पे एक और टर्म यूज किया जाता है एल्कोसॉल, एल्कोसॉल में यही सॉल्वेंट अल्कोहल हो जाएगा, दिस इज एल्कोसॉल। तो इट इज अ सॉल्ट having dispersion medium alcohol, having alcohol as dispersion medium। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए अगर किसी ने सवाल डाला, तो अगर उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लिक्विड एज अ डिस्पर्जन मीडियम, तो एक टर्म लिखा है एक्वासॉल, एक टर्म लिखा है एल्कोसॉल, एक लिखा सॉल, और अगर इसी में बीच में एक टर्म डाल दिया एरोसॉल, तो आप फंस जाओगे। ध्यान से देखो, एरोसॉल में डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड नहीं है। सुनने में एक जैसा टर्म लग रहा है बट कंफ्यूज नहीं होना। एरोसॉल इज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस और लिक्विड इन गैस। तो ध्यान रखना ये एयर का कॉम्बिनेशन है, तो आप आसानी से याद रख पाओगे एरोसॉल। सो एरोसॉल मींस कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस और लिक्विड इन गैस, यानी कि इसका डिस्पर्जन मीडियम जो है वो गैसियस स्टेट है, ना कि वाटर या लिक्विड। तो बी वेरी केयरफुल एट दिस पॉइंट। एरोसॉल इज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस और लिक्विड इन गैस। ठीक है, तो एक्वासॉल, हाइड्रोसॉल, एल्कोसॉल, सॉल, इससे कंफ्यूज होके एरोसॉल को गलती से भी डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड नहीं समझना है। आई होप आप समझ गए बात को। ठीक है, तो ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन है, इसमें बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट हमने कोलाइडल सॉल्यूशंस को क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ आपको केसेस लर्न करने हैं। दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बताया कि गैस एंड गैस कोलाइडल सॉल्यूशन कभी नहीं बनता, क्योंकि वो हमेशा डिफ्यूजन प्रॉपर्टी काम करती है वहाँ पे, इसलिए दे विल ऑलवेज फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन। फिर एक्वासॉल, हाइड्रोसॉल, एल्कोसॉल और एरोसॉल में आपको क्लियर डिफरेंस बताया, तो आपको ठीक से लर्न कर लेना है। So second type of colloidal solution, classification of colloidal solution is based on the nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इसके बेसिस पे हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशंस को फिर से दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक को बोलते हैं लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन और सॉल्वेंट हैविंग कोलाइडल सॉल्यूशन, और दूसरे फॉर्म को बोलते हैं लायोफोबिक और सॉल्वेंट हेटिंग कोलाइडल सॉल्यूशन। तो दो तरीके के कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं। तो पहले फॉर्म को देखो, नाम से क्लियर है, इट इज लायोफिलिक। तो व्हेन dispersed phase has greater affinity with the dispersion medium, when dispersed phase has greater affinity with dispersion medium, तो ऐसे कोलाइडल को बोलते हैं लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर वाटर होता है यहीं पे डिस्पर्जन मीडियम, तो उसी को हम लोग हाइड्रोफिलिक बोलने लगते हैं। नॉर्मली जितने नेचुरल कोलाइड्स होते हैं वो सब इसी कैटेगरी के होते हैं। तो सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन, स्टार्च, रबर एटसेट्रा इस कैटेगरी के कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं। दूसरे टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उसमें व्हेन डिस्पर्स्ड फेज हैज द लेसर एफिनिटी विद द डिस्पर्जन मीडियम, तो उसको बोलते हैं लायोफोबिक और सॉल्वेंट हीटिंग। अगर वाटर सॉल्वेंट हुआ यहाँ पे तो उसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। और जितने मेटल्स के कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इज दैट ओके? ये आपका सेकेंड क्लासिफिकेशन हुआ कि अगर सॉल्वेंट जो डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्जन मीडियम है उसकी एफिनिटी के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें, या बेटर टू से इंटरेक्शन बिटवीन लायोफिलिक एंड इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम से अगर डिसाइड करें, तो दो तरह के कोलाइडल सॉल्यूशंस मैंने आपको बताए, एक लायोफिलिक और एक लायोफोबिक।
जितने नेचुरल कोलाइडल सॉल्यूशन है वो जनरली लायोफिलिक होते हैं, काफी स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो जो लायोफिलिक कैटेगरी है वो रिवर्सिबल सॉल्ट भी बोला जाता है, और जो लायोफोबिक कैटेगरी है उसको इरिवर्सिबल सॉल्ट भी बोलते हैं। ये पॉइंट जरा अलग से लिख लीजिए। जो लायोफिलिक कोलाइड होते हैं आर रिवर्सिबल, क्योंकि इनको आसानी से बनाया जा सकता है और आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो लायोफिलिक कोलाइड्स आर रिवर्सिबल एंड मोर स्टेबल। जनरली है कोलाइड्स को प्रोटेक्ट करने में या स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए काम आते हैं। सो लायोफिलिक कोलाइड्स आर रिवर्सिबल एंड मोर स्टेबल। और जो लायोफोबिक कोलाइड्स हैं these are irreversible and less stable। इनको बनाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो उनको स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग नॉर्मली स्टेबलाइजिंग एजेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। लायोफोबिक कोलाइड्स आर इरिवर्सिबल एंड लेस स्टेबल। और अगले पॉइंट में लिख लीजिए, टू स्टेबलाइज such colloids to stabilize such colloids, stabilizing agents are needed। To stabilize such colloids, stabilizing agents are needed। Stabilizing agents are needed। इनको हम लोग कॉमन टर्म है प्रोटेक्टिव कोलाइड्स बोलते हैं। चैप्टर के एंड में बताऊंगा चल के कैसे स्टेबलाइज करते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। तो लायोफिलिक कोलाइड्स जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। लायोफोबिक कोलाइड्स जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, लेसर स्टेबल होते हैं। और लायोफोबिक कोलाइड्स को स्टेबलाइज करने के लिए जनरली स्टेबलाइजिंग एजेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिनको हम लोग कॉमन टर्म में प्रोटेक्टिव कोलाइड्स बोलते हैं, ठीक है। So next type of classification is based on the type of particles of dispersed phase। तो dispersed phase का जो पार्टिकल है वो किस टाइप का है, इसके बेसिस पे हम लोग तीन तरह के कोलाइडल सॉल्यूशंस डिफाइन करते हैं। पहली कैटेगरी है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, दूसरी कैटेगरी है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, और तीसरी कैटेगरी है एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो मैंने बताया मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स। इज दैट ओके? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स, तीन तरह के कोलाइडल सॉल्यूशंस है। तो सबसे पहले कैटेगरी से स्टार्ट करें, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। तो देखो नाम से ही क्लियर है, मल्टी मॉलिक्यूलर मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्लब अप होकर बड़ा साइज क्रिएट कर रहे होंगे, तो उससे कोलाइडल फॉर्म बनेगा। तो देखो ऑन डिसोल्यूशन अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म स्पीशीज हैविंग साइज ऑफ कोलाइडल रेंज, ठीक है। The species thus formed is called multimolecular colloidal solution। For example, आप गोल्ड का केस ले सकते हो। गोल्ड के केस में जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है वो मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड होता है। और दूसरा एग्जांपल आप सल्फर का ले सकते हो, जिसमें एसिड का केस होता है। तो सल्फर सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कंटेनिंग 1000 और मोर ऑफ एसिड सल्फर मॉलिक्यूल्स। तो बहुत सारे सल्फर मॉलिक्यूल्स क्लब अप करके अपने पार्टिकल साइज को बड़ा कर लेते हैं, तो दिस इज कॉल्ड मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन। तो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज। तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं वो किस टाइप के ले रहे हैं, इसके बेसिस पे हमने कोलाइड्स को क्लासिफाई करा है। पहली कैटेगरी की है मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड्स। तो आपको नाम से क्लियर है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर कोलाइडल फॉर्म बनाएंगे, तो उसको बोलेंगे मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड, ठीक है। दो एग्जांपल याद करने हैं इसके, गोल्ड और सल्फर। तो गोल्ड के केस में गोल्ड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके या बहुत सारे एटम्स कंबाइन होके
एक बड़ा एग्रीगेट क्रिएट करेंगे तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। एंड द सेम थिंग इज फॉर सल्फर। सल्फर के केस में भी बहुत सारे सल्फर मॉलिक्यूल्स क्लब अप होकर अगर एक बड़ा जाइंट मॉलिक्यूल क्रिएट कर लेंगे तो उसका पार्टिकल साइज कोलाइडल रेंज में आ जाएगा। उसका पार्टिकल साइज कोलाइडल रेंज में आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ो। दूसरे टाइप का जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, दिस इज कॉल्ड मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे आपके बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है ना। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में जैसे बायोमोलिक्यूल्स लिख सकते हो आप, या पॉलीमर्स की कैटेगरी लिख सकते हो आप। तो बायोमोलिक्यूल्स नहीं लिखना है तो यू मे राइट पॉलीमर्स। उनको अगर हम इस कैटेगरी में ले लें तो अगर मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक पॉलीमर्स को अगर एक सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाए तो जो नया टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन होता है मैक्रोमोलिकुलर। नाम से क्लियर है तो मैक्रोमोलिकुलर है। मैक्रोमोलिकुलर मतलब पार्टिकल साइज बहुत बड़ा लेना है। तो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशंस लाइक बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, ठीक है ना। तो अगर इनको एक मिनट ना 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 तो जो कोलाइडल फॉर्म बनते हैं होते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। तो इस कैटेगरी में जैसे आप एग्जांपल देखो, स्टार्च, सेल्यूलोज, हाँ ना ये सब कैटेगरी जितनी भी है तो फॉर्म में आएगा। या इसी में जैसे आप जितने पॉलीमर्स का केस बताया, पॉलीथीन, नाइलॉन, पॉलीस्टाइरीन, सिंथेटिक रबर एटसेट्रा, इन सब के अगर हम कोलाइडल फॉर्म क्रिएट करेंगे तो दीज आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन। यानी पार्टिकल साइज तो कोलाइडल रेंज को फॉलो कर रहा है। समझ आया? तो थर्ड फॉर्म ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन जो हमें लिखना है दैट इज एसोसिएटेड कोलाइड्स और मिसल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक की सीरीज में। एसोसिएटेड कोलाइड्स के केस में देखो क्या होता है कि अगर हम किसी एक सब्सटेंस को पहले एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराएं और वो ट्रू सॉल्यूशन बनाए, ठीक है, तब जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो। फिर अगर हम धीरे धीरे उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते चले जाएं तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने के बाद अगर एक ऐसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन अचीव हो जाती है जिसके बाद वो कोलाइडल बिहेवियर शो करने लगे तो ऐसे कोलाइड्स को बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स और मिसल्स। जिस कॉन्सेंट्रेशन पे ये कोलाइडल फॉर्म अचीव होती है उसको बोलते हैं क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, सीएमसी। और जिस टेम्परेचर के बाद ये फिनोमेनन अचीव होता है उसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। तीन टेक्निकल टर्म है, एसोसिएटेड कोलाइड्स और मिसल्स, क्राफ्ट टेम्परेचर एंड क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन। तो मैंने क्या बताया कि अगर एक सब्सटेंस को लो कॉन्सेंट्रेशन में हमने सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराया तो नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइट या ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। फिर आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते चले जाओ तो अगर एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बाद और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद उसमें अगर कोलाइडल बिहेवियर आ जाता है तो ऐसे कोलाइड्स को बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स और मिसल्स। ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन का अगर आपने एक बार फिर से डाइल्यूशन कर दिया तो ये फिर से इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितने भी सोप्स एंड डिटर्जेंट कैटेगरी है वो सब इस क्लास को बिलोंग करता है। ठीक है, तो अब इसको जरा एक बार ध्यान से लिखना स्टार्ट करो। सो फर्स्ट पॉइंट में हमें लिखना है, आप देखते चलो, देयर आर सम सब्सटेंसेस which at low concentration behaves as normal electrolyte but at higher concentration exhibits colloidal behavior due to the formation of aggregates. These aggregated molecules thus form are called micelles. These are also known as associated colloids. The formation of micelle takes place only above a particular temperature called Kraft temperature and above a particular concentration called critical micelle concentration. On dilution, these colloidals reverts back to the individual ions. Surface active agents such as soaps and detergents belongs to this class. समझ आया? तो इस बात को पहले ध्यान से नोट डाउन करिए आप, फिर मैं आपको एक बार और समझा दूंगा। पॉइंट समझ में आया कि मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन पे ये ट्रू सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं
और हायर कॉन्सेंट्रेशन पे ये कोलाइडल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी फॉर्म जो लो कॉन्सेंट्रेशन पे ट्रू सोल्यूशन है और हायर कॉन्सेंट्रेशन पे कोलाइडल सोल्यूशन है बिकॉज ऑफ एग्रीगेट फॉर्मेशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिसल्स और एसोसिएटेड कोलाइड्स। ये फिनोमेनन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद अचीव होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बाद अचीव होता है जिसको बोलते हैं क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन। और जितने सरफेस एक्टिव सब्सटेंस है लाइक सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स वो सब इस क्लास को बिलोंग करते हैं। तो चार मेन बातें हुई। एसोसिएटेड क्लोराइड्स लो कॉन्सेंट्रेशन पे ट्रू सोल्यूशन होते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन पे एग्रीगेट फॉर्मेशन की वजह से कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं, डाइल्यूशन करने से कोलाइडल सोल्यूशन फिर से ट्रू सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फिनोमेनन हमेशा एक टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद अचीव होगा जिसको क्राफ्ट टेम्परेचर बोलेंगे, और हमेशा एक कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर अचीव होगा जिसको बोलते हैं क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो फिर से एक बार ही समझ लीजिए, मैंने बताया कि सोप्स एंड डिटर्जेंट जो है वो एसोसिएटेड क्लोराइड या मिसल कैटेगरी में आते हैं। तो लो कॉन्सेंट्रेशन पे सोप्स एंड डिटर्जेंट को अगर वाटर में डिजोल्व कराओगे तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट या ट्रू सोल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे। बट एक कॉन्सेंट्रेशन से रेंज से जैसे ऊपर जाएगा विच इज क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, तो उसके बाद ये कोलाइडल सोल्यूशन क्रिएट कर लेंगे। कैसे बनाते हैं वो भी एक मिनट में समझाता हूँ। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ये फिनोमेनन ऑब्जर्व होगा, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। और एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बाद ये फिनोमेनन ऑब्जर्व होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन। तो अब जैसे देखो, अगर आपको एग्जाम्पल से समझाऊँ, सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने जैसे सोप के लिए लिया, तो सोप्स एंड डिटर्जेंट जानते हो आप, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स या फैटी एसिड्स के केस होते हैं ये लोग। हायर फैटी एसिड्स के सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट होते हैं नॉर्मली। तो जैसे सोप का एग्जाम्पल लिखूँ तो जैसे सोडियम स्टेरेट ले लो आप, C17H35 CO -Na plus, this is a kind of soap, it's called sodium stearate. या अगर सिंथेटिक डिटर्जेंट की कैटेगरी लिखो तो यू मे राइट सोडियम लॉरेल सल्फेट। या डिटर्जेंट्स का एग्जांपल लिखो, यू कैन राइट सोडियम लॉरेल सल्फेट। दिस इज सोडियम लॉरेल सल्फेट। ये अपने सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की कैटेगरी हुई। ठीक है, तो दिस इज सोडियम लॉरेल सल्फेट एंड सोडियम स्टेरेट, ये दो कैटेगरी हुई। तो आप देखो, अगर आप इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा फोकस करो तो ये एक्चुअली में लॉन्ग कार्बन चेन्स हैं ऐसे, और उसके एंड पे जाके CO -Na प्लस फॉर्म है, या अगर दूसरा फॉर्म लिखें तो SO3 -Na प्लस फॉर्म है। तो स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखो तो मेजर पोर्शन ऐसा है जो वाटर रिपेलेंट है, और केवल जो -चार्ज वाला पार्ट है वो वाटर अट्रैक्टेंट है। तो इस स्ट्रक्चर में एक पार्ट वाटर रिपेलेंट है और एक पार्ट वाटर अट्रैक्टेंट है। जो मैंने लास्ट में लिखा हुआ है ये देखो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, यहाँ पे ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, यहाँ पे ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। और जो पूरी कार्बन चेन बना रखी है हमने वो देखिए हाइड्रोफोबिक है। अगर इस पार्ट को ध्यान से देखोगे तो ये वाटर रिपेलेंट है क्योंकि कार्बन वाला, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है। तो ऑल दिस इज वाटर रिपेलेंट। आप जानते हो लाइट इज ऑल लाइट का रूल लगता है। ये सारा पोर्शन वाटर रिपेलेंट है, या इसको हम लोग हाइड्रोफोबिक मटेरियल बोल सकते हैं। तो दिस इज हाइड्रोफोबिक टेल। तो जब तक कॉन्सेंट्रेशन कम है तब तक ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू वाटर में डिजोल्व करेगा और ट्रू सोल्यूशन बनाएगा। बट जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन आपने एक पर्टिकुलर वैल्यू से अप करी, जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन आपने एक पर्टिकुलर वैल्यू से अप करी, तो क्या होगा कि जितना भी ऑर्गेनिक पार्ट है वो रिपल्शन देगा, और जो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है लाइक CO -Na प्लस या SO3 -Na प्लस, इसका वाटर के साथ अट्रैक्शन होगा।
तो ये पूरी चीज एक स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएगी लाइक दिस। और अब इस स्फेरिकल शेप में जो वाटर रिपेलेंट पार्ट है वो उसके अंदर की तरफ चला गया लाइक दिस, और जो वाटर अट्रैक्टेंट पार्ट है वो सरफेस पे आ गया। तो देखो अपने आप पार्टिकल साइज बड़ा हो गया, और माइनस चार्ज चूंकि सरकमफ्रेंस पे है यानी पोलर पार्ट है, तो वो वाटर के साथ अट्रैक्टेंट होगा, इसलिए वाटर से बाहर नहीं जाएगा, तो ये सोल्यूशन बना रहेगा, इसको बोलेंगे कोलाइडल सोल्यूशन। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन above critical missile concentration and temperature above craft temperature ले लें, and temperature above craft temperature ले लें, then missile formation takes place. ठीक है, तो जितना भी क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट है वो इसी फिनोमेनन पे डिपेंडेंट होता है। ये पॉइंट अलग से लिख लीजिएगा, इसीलिए उनको हम लोग सर्फेक्टेंट्स भी बोलते हैं। तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ soap and detergents cleaning action of soaps and detergents is due to micelle formation. Cleaning action of soap and detergent is due to micelle formation. Hence, these substances are known as surfactants. Hence, these substances are known as surfactants. पॉइंट समझ में है कि हमारे पास जितने भी सोप्स एंड डिटर्जेंट है उनमें एक पार्ट ऐसा है जो वाटर रिपेलेंट है विच इज कार्बन चेन, और एक पार्ट ऐसा है जो वाटर अट्रैक्टेंट है। तो अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन लोअर रखी हुई है तो ये नॉर्मली वाटर में सॉल्युबल होंगे बिकॉज ऑफ देयर पोलर कैरेक्टर, लेकिन जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन आप एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा करेंगे तो ये क्या करेंगे, एक स्फेरिकल शेप क्रिएट करेंगे, जिसमें जितना वाटर रिपेलेंट पार्ट है वो सब सेंटर की तरफ चला जाएगा, और जितना वाटर अट्रैक्टेंट पार्ट है वो सब सर्कमफ्रेंस पे आ जाएगा। तो ये पूरा एक जाइंट मॉलिक्यूल क्रिएट होगा जिसका पार्टिकल साइज कोलाइडल रेंज में आ जाएगा। तो ये हमारा एक कोलाइडल फॉर्म बन गया, जिसको हम लोग एसोसिएटेड कोलाइड या मिसल बोल रहे हैं। एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बाद ये फिनोमेनन ऑब्जर्व होता है जिसको क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ये फिनोमेनन ऑब्जर्व होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, तो क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन एंड क्राफ्ट टेम्परेचर दो फिनोमेनन हो गए। ठीक है, तो क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन एंड क्राफ्ट टेम्परेचर इन दोनों के बाद ये फिनोमेनन ऑब्जर्व होगा। सोप्स एंड डिटर्जेंट इसी तरीके से अपना क्लीनिंग एक्शन शो करते हैं, इसीलिए हम लोग को टेक्निकल टर्म में सर्फेक्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल referred as surfactants. ठीक है, ओके यहाँ तक। तो नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस चैप्टर इज प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के हमारे पास एक्चुअली में तीन मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड है केमिकल मेथड, उसके बाद इलेक्ट्रिक ब्रेजार्ड मेथड, और लास्ट में पेप्टाइजेशन। थ्री मेथड्स आर देयर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर कॉमन टर्म में आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है तो इट्स लाइक हम कोलाइडल सॉल्यूशन को दो तरीके से बना सकते हैं, या तो ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज बड़ा करें या प्रेसिपिटेट का कोलाइडल साइज छोटा करा दें। ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज बड़ा करा के कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने, या प्रेसिपिटेट का पार्टिकल साइज छोटा करा के कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने। क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज है वो ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है और सस्पेंशन से छोटा होता है।
तो सस्पेंशन को ब्रेक करा के कोलाइडल सोल्यूशन बनाएंगे और ट्रू सोल्यूशन को ऐड करा के एसोसिएट करा के कोलाइडल सोल्यूशन बनाएंगे। तो उसमें सबसे पहला मेथड जो है दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रिपरेशन या केमिकल मेथड्स। सबसे पहला मेथड वो लिखा है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में देखो कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस हैं जो आपको लर्न करनी है, मोस्टली आपकी बुक में गिवन है इसलिए वही फॉलो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले केस में देखो हम लोग क्या पार्टिकल साइज एनहांस कर रहे हैं बेसिकली। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको ये बात समझ आएगी। सबसे पहले देखो AH2O3 को अगर H2S से रिएक्ट करा के AH2S3 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो AH2O3 में ऑक्साइड फॉर्म है जिसको हमने सल्फाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो पार्टिकल साइज बड़ा हो गया, कोलाइडल फॉर्म बन गया। SO2 और H2S को देखो रिएक्ट करा के फाइनली सल्फर बनाया और सल्फर के केस में आपको पता है कि बहुत सारे एटम और मॉलिक्यूल कंबाइन होके मल्टी मॉलिकुलर कोलाइडल फॉर्म बना लेगा। सेम चीज देखो गोल्ड के साथ देखो AuCl3 की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ कराते हैं अगर हम तो उससे गोल्ड फॉर्म बन रहा है तो गोल्ड भी देखो एसोसिएटेड कोलाइड बना देगा। इन द सेम वे फेरिक क्लोराइड की अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इट फॉर्म फेरिक हाइड्रोक्साइड एज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बेसिकली AH2O3 से AH2S3 बनाया, पार्टिकल साइज बड़ा करा, कोलाइडल फॉर्म। SO2 और H2S रिएक्ट करके सल्फर बनाया, सल्फर एसोसिएट होकर कोलाइडल फॉर्म। AuCl3 की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करा के वाटर साथ रिएक्शन करा गोल्ड बनाया तो जो गोल्ड बन रहा है वो फिर से एसोसिएट करके कोलाइडल फॉर्म बना लेगा। एंड सिमिलरली FeCl3 की हाइड्रोलिसिस कराने से फेरिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म आया, क्लोराइड की जगह हाइड्रोक्साइड यूनिट आई, पार्टिकल साइज बड़ा हो गया, कोलाइडल फॉर्म। ठीक है, सबसे पहला केस केमिकल मेथड्स। दूसरा मेथड जो है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ब्रिजार्ड मेथड। सेकंड मेथड इज इलेक्ट्रिक ब्रिजार्ड मेथड या इसको इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रिजार्ड मेथड भी बोलते हैं। तो देखो ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे हम मेटल्स का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो उसका पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिस्पर्जन एज वेल एज कंडेंसेशन। तो कई बार पूछा जाता है प्रिंसिपल ऑफ ब्रिजार्ड मेथड इज, उसका आंसर होगा डिस्पर्जन एज वेल एज कंडेंसेशन। ठीक है, और प्राइमरली ये टेक्निक अप्लाई करते हैं मेटल से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के, इसमें गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम एक्सेट्रा होता है। अब प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि इस मेथड में इलेक्ट्रिक आर्क पहले स्टक कराते हैं जिससे कि इलेक्ट्रोड्स के बीच में बहुत हाई टेम्परेचर क्रिएट होगा। जब हाई टेम्परेचर क्रिएट होगा तो जो मेटल है वो इंटेंस हीट की वजह से वेपराइज करेंगे और फिर हम मेटल को एक अप्रोप्रिएट साइज में कंडेंस करा देते हैं। तो इंटेंस हीट प्रोड्यूस वेपराइज द मेटल which then condense to form particle in the colloidal size। ये इसकी टेक्निक है, समझ आया? तो सर फिर से एक्सप्लेन करो। तो उसका प्रोसेस बस सिंपली दो मेन बातें हुई। पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक ब्रिजार्ड मेथड इज द टेक्निक ऑफ डिस्पर्सन एंड कंडेंसेशन मैकेनिज्म, ये इसका प्रिंसिपल हुआ। मेटल्स के केस में ये चीज अप्लाई करनी है तो गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम ऐसे मेटल्स के केस में ऐसा करते हैं। और इलेक्ट्रिक आर्क की वजह से पहले हम बहुत हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से मेटल्स वेपर में कन्वर्ट होते हैं और फाइनली फिर हम उसे कंडेंस करके कोलाइडल साइज में ले आते हैं। इसीलिए टर्म यूज किया है डिस्पर्सन एज वेल एज कंडेंसेशन। तो पहले मेटल को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कराया और फिर एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में पर्टिकुलर साइज में कंडेंस करा लिया गया जिससे कोलाइडल फॉर्म क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए। तो दो मेथड क्लियर हो गया आपको, एक केमिकल मेथड और एक इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रिजार्ड मेथड। तो तीसरा मेथड जो हम लोग फॉलो करते हैं दिस इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। थर्ड मेथड वी फॉलो इज पेप्टाइजेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल, इसलिए मैंने बोला यहाँ टेक्निकल टर्म ही है, अगर आपको पता नहीं हुआ पेप्टाइजेशन क्या होता है तो आप आंसर भी नहीं कर सकते। तो पेप्टाइजेशन क्या है? ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन है और ये कन्वर्जन होता है प्रेसिपिटेट टू कोलाइडल सॉल्यूशन। तो पहला काम लिख लेना है, पेप्टाइजेशन में भी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्ट। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट से कोलाइडल सॉल्ट में कन्वर्जन मतलब प्रेसिपिटेट का पार्टिकल ब्रेक करा के कोलाइडल फॉर्म में लाएंगे। और ऐसा करने के लिए कुछ अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट।
So I said peptidization may be defined as the process of converting a precipitate into colloidal salt by shaking it with the dispersion medium in presence of small amount of electrolyte. The electrolytes used for this purpose is called peptizing agent. तो पूरा नोट लिखना है तो पूरा लिखो. अदर कीवर्ड्स क्या हुए? Conversion of precipitate to colloidal form with the help of suitable electrolytes known as peptizing agents. ठीक है. अब देखो इसमें होता क्या है कि पेप्टाइजेशन के प्रोसेस में जो प्रेसिपिटेट होता है वो पहले आयंस को एब्जॉर्ब करेगा. ध्यान से देखना, एडजॉर्प्शन फिनोमेनन है यहाँ पे, नॉट एब्जॉर्ब, बी केयरफुल, एड्सॉर्ब्स. सो पेप्टाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा कि जो प्रेसिपिटेट है वो पहले कुछ पर्टिकुलर आयंस को इलेक्ट्रोलाइट से एड्सॉर्ब करेगा अपनी सरफेस पे, और जब अपनी सरफेस पे उसको एड्सॉर्ब करेगा तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ चार्ज आ गया, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आयन उसने एड्सॉर्ब किया है. तो उससे एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ प्रेसिपिटेट पे, जो एक दूसरे में रिपल्शन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से ब्रेक करके स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कोलाइडल रेंज में आएगा. तो ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट एड्सॉर्ब्स. तो ध्यान रखना है ये एड्सॉर्प्शन फिनोमेनन पे काम कर रहा है. So during peptidation, the precipitate adsorbs one of the ion of the electrolyte on its surface. This causes the development of positive or negative charge on precipitate, which ultimately breaks into smaller particles of size of colloidal range. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो प्रेसिपिटेट से कोलाइड बनाने का तरीका हुआ पेप्टाइजेशन. इस प्रोसेस में कुछ अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं जिसको बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट. प्रोसेस क्या होता है कि जो प्रेसिपिटेट है वो इलेक्ट्रोलाइट के किसी एक पर्टिकुलर आयन को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कराता है. एड्सॉर्प्शन से उसकी वजह से या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा. अपने सरफेस पे क्रिएटेड चार्जेस की वजह से रिपल्शन क्रिएट होगा और वो ब्रेक होकर स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा जो कोलाइडल रेंज में होंगे. तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन फ्रॉम प्रेसिपिटेट. ठीक.